वेलकम टू इजी एजुकेशन जोन फ्रेंड्स एक दो दिन में बोर्ड के एग्ज़ाम्स आने वाले हैं और ये एग्ज़ाम्स डिसाइड करेंगे कि हमें हमारी पूरी साल की मेहनत का क्या रिजल्ट मिलता है, क्या परिणाम मिलता है। फ्रेंड्स, हर स्टूडेंट ये चाहता है कि मैं अपने एग्ज़ाम्स को अच्छे मार्क्स के साथ में, अच्छे अंकों के साथ में क्लियर करूं, पास करूं और अगर संभव हो सके तो अपने स्कूल, अपने डिस्ट्रिक्ट और अपने बोर्ड में कोई पोजीशन लेके आऊं। फ्रेंड्स, आपको आपके एग्ज़ाम्स में किस तरह के मार्क्स मिलते हैं, किस तरह के अंक मिलते हैं, ये बेसिकली दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। पहला, आपका कंटेंट, मतलब आप आंसर्स के रूप में क्या लिख रहे हैं, आप अपनी सेंटर से आंसर शीट में क्या लिखते हैं। और दूसरा, प्रेजेंटेशन, यानी वो जो कंटेंट है, जो कुछ आप लिखने जा रहे हैं, उसे आप किस तरह से लिखते हैं। फ्रेंड्स, जहाँ तक कंटेंट की बात है कि आप आंसर्स में क्या लिख रहे हैं, तो वो तो डिपेंड करेगा कि आपने अपनी क्लास में पूरे साल किस तरह की मेहनत की है और क्लास के बाद घर में आपने कितना टाइम अपनी स्टडी को दिया है और कितनी सीरियसली उसे लिया है। अब इसमें सुधार के लिए कोई टाइम नहीं बचा। हाँ, इतना ज़रूर है कि उसी कंटेंट के साथ जो तैयारी आपकी है, उसको अगर आप ढंग से प्रेजेंट कर सकें, आप अगर प्रेजेंटेशन का अच्छा तरीका सीख लें, तो उसमें आपके अच्छे नंबर आने की, यानी ज़्यादा नंबर आने की उम्मीद ज़रूर है। फ्रेंड्स, आप एक ही आंसर को अगर दो तरीके से लिखते हैं तो आपको दो तरह के मार्क्स मिलते हैं। जो आंसर क्लियर है, साफ है, सुंदर है, उस पर एक दो नंबर हमेशा ही फालतू मिलता है। फ्रेंड्स, हम ये डिसाइड करने से पहले, इस बात पर डिस्कस करने से पहले कि एग्ज़ाम्स को किस तरह से प्रेजेंट किया जाए, अपने आंसर्स को किस तरह से आंसर्स लिखे जाएं, उससे पहले हम देख लेते हैं कि जो हमारे एवेल्यूएटर्स होते हैं, जो एग्जामिनर्स होते हैं, जो हमारी आंसर शीट्स को चेक करके हमें नंबर्स देते हैं, मार्क्स देते हैं, उनकी आंसर शीट को चेक करते समय क्या मनस्थिति होती है, क्या साइक होती है। फ्रेंड्स, एग्जामिनर्स, एवेल्यूएटर्स को बहुत सारी आंसर शीट्स चेक करनी होती हैं। गर्मी का समय होता है और एक आंसर शीट के लिए उसे एक बहुत थोड़ा सा मेहनताना 13 रुपये मिलते हैं। तो आप इसी से समझ सकते हैं कि एक एवेल्यूएटर यानी एग्ज़ाम चेक करने वाला एग्जामिनर आपकी आंसर शीट को कितना टाइम देना पसंद करेगा। हाँ, अगर आप उसके काम को आसान कर सकें, अगर वो आपके आंसर लिखने के तरीके से खुश हो, अगर आपका आंसर लिखने का तरीका सुंदर हो, तो नेचुरली वो आपको ज़्यादा मार्क्स देगा। ही विल बी इन ए हैप्पी फ्रेम ऑफ माइंड, उसका मन खुशगवार रहेगा, तो नेचुरली वो आपको ज़्यादा मार्क्स देगा। तो फ्रेंड्स, इसी के हिसाब से अगर हम देखें तो ये दो चीज़ों पे बॉयल डाउन कर जाता है। दो चीज़ें बड़ी क्लियर उभर के आती हैं। पहला क्या है कि आपके लिखने के तरीके में क्लैरिटी होनी चाहिए। क्लैरिटी का मतलब स्पष्ट होना चाहिए, साफ होना चाहिए, जिससे पढ़ना आसान हो, जिससे कि एग्जामिनर तेज़ी से आपके आंसर्स को पढ़ के और आपकी आंसर शीट को चेक कर सके, जिससे कि उसका टाइम कम लगे। दूसरा है एस्थेटिसिज्म, यानी सुंदरता। देखिए, कोई भी सुंदर चीज़ होती है वो आदमी के मन को खुश करती है। सुंदर चीज़ को हर आदमी अप्रिशिएट करता है। तो अगर आपकी आंसर शीट साफ होगी, सुंदर होगी, तो नेचुरली आपको उसी आंसर पर ज़्यादा नंबर मिलने के चांसेस हैं, जो कि अगर साफ सफाई से न लिखा जाए, क्लियर न लिखा जाए, तब उस कंडीशन में उसे मार्क्स मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं हैंड राइटिंग। देखिए, सुंदर हैंड राइटिंग एग्जामिनर का मन मोह लेती है। जिन लोगों की हैंड राइटिंग सुंदर है, एक तरह से ये गॉड गिफ्ट है, वो बड़े लकी हैं, क्योंकि सुंदर हैंड राइटिंग देखते ही कभी कभी एग्जामिनर के मन में आपके लिए एक इम्प्रेशन आता है। फ्रेंड्स, एग्जामिनर आपको नहीं जानता, आप उसके सामने एक आंसर शीट, एक कॉपी के रूप में, एक उत्तर पुस्तिका के रूप में है। उसी को देखकर उसे ये अंदाज़ा लगता है कि आप इंटेलिजेंट हैं या नहीं। तो आपकी हैंडराइटिंग अगर अच्छी है तो सीधा इंप्रेशन टीचर के माइंड में ये जाता है कि भाई लड़का इंटेलिजेंट है और शायद मेहनती भी होगा। लेकिन फिर वही बात आती है, हैंडराइटिंग को आप और हम एक दो दिन में चेंज नहीं कर सकते। जिनकी हैंडराइटिंग अच्छी है, देन दे लकी। लेकिन जिनकी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है, एक काम वो ज़रूर कर सकते हैं कि उनकी हैंडराइटिंग कम से कम वो लेजिबल होनी चाहिए। लेजिबल का मतलब है कि अल्फ़ाबेट जो ABCD हैं, कह गए हैं, वो क्लियर कट समझ में आने चाहिए। उसके लिए
टीचर को मेहनत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि देखिए टीचर के पास इतना टाइम नहीं है कि वो देख के आपकी आंसर शीट को पढ़ने की कोशिश करेगा। अगर कोई चीज़ उससे नहीं पढ़ी जा रही, वो ज़्यादा टाइम नहीं देगा, सीधा क्रॉस करके आगे बढ़ जाएगा, उसका कुछ नहीं जा रहा है। फ्रेंड्स देखिए, ये हैंडराइटिंग आपको कितनी सुंदर नज़र आ रही है। देखते ही टीचर खुश हो जाता है, आसानी से पढ़ सकता है, एक नज़र मारते ही पढ़ लेता है। दूसरी बात आती है फ्रेंड्स मार्जिन्स की। फ्रेंड्स किसी भी आंसर शीट के जो मार्जिन्स हैं वो उसकी एक्चुअली आंसर शीट को डिफ़ाइन करते हैं, उसकी साइज़ को डिफ़ाइन करते हैं। अगर मार्जिन्स आंसर शीट में नहीं होते तो अजीब लगता है, सिमेट्री भी नहीं होती हैंडराइटिंग की। देखिए ये आंसर शीट में मार्जिन्स नहीं है। अब यहाँ दूसरी आंसर शीट देखिए, इसमें मार्जिन्स हैं। इसमें आपका राइटिंग का स्पेस बिल्कुल क्लियर है एकदम, कि इतने से इतने बीच में राइटिंग की जाती है। ये मार्जिन्स जहाँ पे आप क्वेश्चन नंबर या आंसर नंबर लिखेंगे वो भी बड़ा क्लियर है। तो फ्रेंड्स मार्जिन्स अगर सही खिंचे हों, सफाई से खिंचे हों, तो वो आंसर शीट की सुंदरता को बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं। दूसरी बात है कि जिसमें मार्जिन्स नहीं है वो तो ठीक है, लेकिन अगर मार्जिन सही तरीके से नहीं खींचे जाते, जैसे कि यहाँ पर खींचे गए, देखिए 2 लाइन ऐसे ही सिंपली खींच दी हैं, न वो सीधी हैं न उनके बीच में गैप एक जैसा है, या कोई एक लाइन ऐसे ही आड़ी टेढ़ी खींच दी, ये आपके आंसर शीट को पूरी तरह से बदसूरत बना देती हैं। और एग्जामिनर के मन में एक इंप्रेशन जाता है कि बंदा कैजुअल है, यानी सीरियस नहीं है अपनी पढ़ाई के बारे में, अपने आंसर्स के बारे में, अपने एग्जाम्स के बारे में। तो आप समझ सकते हैं कि उसका आपके मन आपको मार्क्स देते समय उसके मन की स्थिति क्या है, तो आपको कैसे वो अच्छे मार्क्स दे सकता है। फ्रेंड्स मार्जिन्स का ध्यान रखें। देखिए लेफ्ट हैंड साइड के मार्जिन लगभग 1.25 इंच का होना चाहिए, यानी 1.25 इंच का होना चाहिए, और राइट हैंड साइड का जो मार्जिन है ये रहा, ये 1 इंच का होना चाहिए। उसके अलावा ये जो मार्जिन आप खींच रहे हैं तो सिंगल लाइन सीधी खींचें, लेकिन बेहतर मार्जिन, जो सुंदर मार्जिन यही लगता है जो इसमें खींचा गया है, जहाँ पे 2 लाइन बहुत छोटे गैप के साथ में और बराबर गैप के साथ में ऊपर से नीचे तक खींची जा रही हैं। फ्रेंड्स मार्जिन्स के बाद आती है बात नीटनेस, यानी मार्जिन्स के बाद आती है बात सफाई की। देखिए सफाई सभी को पसंद आती है, और सफाई से आपकी आंसर शीट सुंदर भी होती है, सुंदरता बढ़ती है उसकी। फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर इस आंसर शीट को देखिए कितनी साफ है। एग्जामिनर का मन देखते ही 1-2 नंबर आंसर पर जरूर बढ़ा देगा। फ्रेंड्स यहाँ पर भी देखिए, ये भी आंसर शीट बिल्कुल एकदम साफ है और सुंदर है, और मार्जिन्स प्रॉपर खिंचे हुए हैं। इसके अलावा यहाँ देखिए कितनी कटिंग है, कितना बुरा लग रहा है। फ्रेंड्स मैं तो आपको ये जो कटिंग होती हैं, ये जो कटिंग्स होती हैं आंसर शीट के अंदर, वो एग्जामिनर के ध्यान को इस तरह से खींचती हैं अपनी तरफ, जैसे कि गुड़ की तरफ मक्खी खींचती है। फ्रेंड्स मैं तो आपको केवल एक सलाह दूंगा कि थ्योरेटिकल पेपर्स में जहाँ तक संभव हो आप कटिंग ना करें। जब तक कि वो वर्ड जो आपसे गलत लिख गया है सीधा सीधा आपके क्वेश्चन का आंसर ना हो, तब तक न काटें। गलत वर्ड लिख के आए, लिख जाने दें, थोड़ी बहुत गलती है, अगर उसका आंसर से सीधा सीधा संबंध नहीं है, अगर वो आंसर को सीधा सीधा गलत नहीं कर रहा है। और अगर आपको ऐसी परेशानी आए कि आपको कोई वर्ड काटना पड़े जो गलत लिख के आए, क्योंकि कभी कभी किसी क्वेश्चंस, 1 नंबर के क्वेश्चंस के आंसर केवल एक ही वर्ड होता है, अगर वो ही गलत लिख गया तो फिर तो आपकी मजबूरी बन जाएगी, उसे आपको काट के सही करना पड़ेगा। तो काटने का तरीका होता है, बहुत से लोग काटते हैं बिल्कुल एकदम उसमें एक तरह से उसकी खिचड़ी बना देते हैं, टट्टी कर देते हैं। आपको अगर काटना है तो सिंपल एक सिंगल स्ट्रोक के साथ, एक सिंगल लाइन के साथ काटें, और काट कर उसके बराबर में लिख दें जो भी आपको लिखना है, जो उसका सही वर्ड हो सकता है। फ्रेंड्स इसके बाद में बात आती है आंसर्स की नंबरिंग की। फ्रेंड्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है कि ये एग्जामिनर को हेल्प करता है कि वो किसी भी पर्टिकुलर क्वेश्चन के आंसर को लोकेट कर सके, पर्टिकुलर क्वेश्चन के आंसर को लोकेट कर सके। तो फ्रेंड्स बात यह आती है कि इससे एग्जामिनर को सुविधा होती है, आसानी होती है। और मैं पहले ही बता चुका हूं कि अगर आप इस तरह से आंसर शीट लिखेंगे कि उससे एग्जामिनर को आसानी हो, तो वो खुश होगा और वो आपको नंबर ज़्यादा देगा। जो ट्रेडिशनल तरीका है, जो पारंपरिक तरीका है क्वेश्चन नंबर या आंसर नंबर लिखने का है, वो फ्रेंड्स इस तरह से है कि आप लेफ्ट मार्जिन के अंदर, जैसा कि यहाँ पे लिखे गए हैं, आप क्वेश्चन नंबर या आंसर नंबर उसमें डालें। लेकिन और ज़्यादा क्लियर करने के लिए, और ज़्यादा स्पष्ट करने के लिए आजकल स्टूडेंट्स
दूसरा तरीका अपनाते हैं कि आंसर नंबर यहाँ बीच में सेंटर में डाल दिया जाता है, उसके नीचे उसका आंसर डाल दिया जाता है, जिस तरह से ये यहाँ कहा गया है। अगली आंसर सीट में देखिए, ये तरीका बहुत अच्छा है। इसमें आंसर बोल्ड में नंबर्स बोल्ड में लिखे गए, उत्तर 7, उत्तर 8, उत्तर 9। इससे टीचर को बिल्कुल भी ये कन्फ्यूजन नहीं हो सकता कि 8 का उत्तर कहाँ है या 7 का उत्तर कहाँ है। तो इससे टीचर को बहुत बड़ी हेल्प मिलती है और उसे चेक करने में बहुत ज़्यादा आसानी होती है। अगर टीचर की आसानी है तो आपका फ़ायदा है, आपको मार्क्स ज़्यादा मिलेंगे। नेक्स्ट बात आती है फ्रेंड्स गैप और कंजेस्शन की, यानी कितना गैप हम आंसर के बाद में आंसर टू आंसर दें और कितना कंजेशन यानी ज़्यादा कंजेशन यानी भीड़ भाड़ हम आंसर सीट के ऊपर न करें, क्योंकि वो हमें अपने घर से नहीं लानी पड़ रही है। जितनी आंसर सीट हमें चाहिएगी वो हमें मिलेगी। तो फ्रेंड्स यहाँ देखिए ये लगभग 1 2 3 4 5 6 यानी 6 क्वेश्चंस के आंसर्स हैं और इस स्टूडेंट ने थोड़ी सी जगह पे ही इन आंसर्स को लिख दिया है। ये गलत नहीं है, लेकिन न तो ये अच्छे लग रहे हैं और दूसरा टीचर को भी हर एक आंसर को अलग से पहचानने के लिए थोड़ी मशक्क़त की ज़रूरत पड़ेगी, जिसके का हम बराबर ये मना करते जा रहे हैं कि टीचर के लिए आप कठिनाई खड़ी मत कीजिए। देखिए यहाँ दूसरी तरफ कितने स्पष्ट आंसर दिए गए हैं। ये पूरे के पूरे पेज में इसने केवल 4 आंसर्स को दिया है। ये ये कै का आंसर है फ्रेंड्स, ये खे, ये गे और ये खे का आंसर है। एक ही गड़बड़ इसमें है कि यहाँ पर इसने जो इनके अल्फ़ाबेटिकल नंबर्स दिए हैं ये सीधी लाइन में नहीं है। तो आपको हर समय इस बात का ध्यान रखना है कि आपकी प्रेजेंटेशन, आपकी आंसर सीट सुंदर दिखे। तो अगर ये सीधी लाइन में ये नंबर्स होते तो ये और ज़्यादा अच्छा लगता। फ्रेंड्स ये भी तरीका लगभग उसी तरह का है। यहाँ पर उत्तर लिख दिए हैं मार्जिन्स के अंदर और ऊपर प्रश्नों का संख्या यानी प्रश्न नंबर लिख दिया गया है। तो ये तरीका बहुत बेहतर है। पिछली आंसर सीट में भी जो दिखाया था वो तरीका भी बहुत अच्छा है आंसर सीट को लिखने का। तो फ्रेंड्स अब आप देखें कि यहाँ पर आप देखिए इस साहब ने कितना मस्त काम किया है। इसे ऐसा लग रहा है कि आंसर सीट इसी के खर्चे पे आ रही है, इसलिए जितने कम से कम पेज में इसके सवाल सॉल्व हो जाए इतना बढ़िया है। देखिए ये बहुत भद्दा लगता है और दूसरा टीचर को भी एक गलत इंप्रेशन देता है। तो आज जहाँ तक बात गैप्स की है, मैं आपको बताता हूँ कि लगभग कितने गैप्स आपको आंसर सीट में मार्जिन्स के बाद रखने चाहिए। मार्जिन आपके लिखने की जगह को डिफाइन कर देता है, निश्चित कर देता है। थोड़ी सा लिखने की साइज़ कम हो जाती है जिससे पेज भी ज़्यादा भर जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे एग्जामिनर्स का इंप्रेशन होता है कि 3 पेज भरे, 2 पेज भरे, 1 पेज भरा है, उसके हिसाब से वो मार्क्स डिसाइड करते हैं। अगर 1 या 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो उसमें आप या तो 1 लाइन छोड़िए या 2 लाइन छोड़िए उनके बीच में। 2 या 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो फ्रेंड्स उसमें आपको 2 लाइन छोड़ने होंगे। 4 मार्क्स के क्वेश्चन में लगभग आप 3 लाइन छोड़िए और 5 या उससे ज़्यादा मार्क्स का क्वेश्चन है, 10 मार्क्स तक है, तो आप हर एक आंसर को एक सेपरेट पेज से शुरू करें, एक नए पेज से शुरू करें और जहाँ तक संभव हो लेफ्ट हैंड साइड के पेज से शुरू करें। अगर आप एक आंसर ख़त्म करने के बाद में लगभग आधा पेज बच जाता है, अगला आंसर आप अगले पेज से शुरू करेंगे जैसा कि मैंने बताया है, तो आप उस आंसर के नीचे PTO लिख सकते हैं, प्लीज़ टर्न ओवर, यानी अगला पेज पलटें, मेरे आंसर्स अभी तक ख़त्म नहीं हुए हैं। फ्रेंड्स अब बात आती है शोकेसिंग की। देखिए दुकानदार भी शोकेस तैयार करते हैं, हम दोनों जानते हैं कि जो दिखता है वो बिकता है, और शोकेस में हम वही दिखाना चाहते हैं जो हमारा बेस्ट होता है, जिसे हम चाहें कि दिखाया जाए। बहुत सारी चीज़ें हमारी शॉप्स के अंदर ऐसी भी होती हैं कि जिनको हम दूसरों के सामने लाना कम पसंद करेंगे, सभी के सामने लाना कम पसंद करेंगे। देखिए यहाँ पर शोकेस में कितने अच्छे कपड़े कितने अच्छे तरीके से दिखाए गए हैं, जिससे कि कस्टमर का मन खरीदने के लिए सीधा कर जाता है। यही कहानी आपकी होती है आंसर शीट की। फ्रेंड आप एग्जामिनर के सामने आंसर शीट को इस तरह से प्रेजेंट करेंगे कि उसका मन करे कि वो आपको नंबर दे। दूसरा एक और चीज़ है कि आज जो एग्जामिनर खोज रहा है उसको आप उसके सामने प्लेट में ला के रख दीजिए, उसके काम को आसान करिए। ऐसी कोशिश करिए कि उससे सारे आंसर को पढ़ना ना पड़े, जो कुछ वो ढूंढ रहा है उसे सीधा दूर से ही देखने पर मिल जाए। तो जैसे जो भी थ्योरेटिकल सब्जेक्ट हैं, थ्योरेटिकल सब्जेक्ट का मतलब आपका हो सकता है एक तो दोनों लैंग्वेज है, इंग्लिश और हिंदी, उसके बाद में आपकी SST या ज्योग्राफी, जो इस तरह के सब्जेक्ट हैं उनमें जहाँ तक संभव हो अगर 3 नंबर से ज़्यादा का क्वेश्चन है तो आप हेडिंग्स डालिए। हेडिंग्स वैल्यू पॉइंट्स होते हैं। अगर हेडिंग्स को देखने के बाद में अगर हेडिंग्स सही मिलते हैं तो एग्जामिनर फिर हेडिंग्स के अंदर आपने क्या लिखा है उसे कभी नहीं देखेगा। दूसरा, साइंस में यानी आपका मैथ और साइंस के तीनों सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में आप जहाँ भी संभव हो फिगर्स का इस्तेमाल करिए।
डायग्राम्स का इस्तेमाल करिए और उन्हें प्रॉपरली लेबल करिए। फ्रेंड्स, कुछ एग्जामिनर्स ऐसे होते हैं कि अगर उन्हें फिगर और डायग्राम सही मिल गए, सही लेबलिंग मिल गए, उनकी सही नाम मिल गए उनके पार्ट्स के, तो वो थ्योरी को आपने जो लिखी है, जो आपका आंसर लिखा है, उसे पढ़ेंगे ही नहीं, केवल डायग्राम और फिगर के ऊपर ही आपको मार्क्स देते हुए चलते बनेंगे। फ्रेंड्स, और बात क्या है कि आप जहाँ पर आपको डेटा सप्लाई करना है, अगर उसको टेबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना आसान है, यानी सारणी के रूप में दिखाना सही है, तो आप वहाँ टेबल का इस्तेमाल करिए। इससे एग्जामिनर के ऊपर आपका अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। फ्रेंड्स, अब बात आती है वर्ड लिमिट की। एग्जामिनर भी इस चीज़ पर ध्यान देता है कि बच्चे ने कितना बड़ा आंसर लिखा है। आपका आंसर, आपकी वर्ड लिमिट क्वेश्चन पेपर में भी दी होती है। आपका आंसर न तो ज़्यादा बड़ा होना चाहिए, न ज़्यादा छोटा। ज़्यादा छोटे आंसर लिखने से आपको टीचर पूरे मार्क्स नहीं देगा, ज़्यादा बड़ा आंसर लिखने से टीचर परेशान हो जाएगा, वहाँ भी आपके मार्क्स वो काट सकता है। और दूसरा, ज़्यादा बड़ा आंसर लिखने से आपको पूरा क्वेश्चन पेपर आंसर करने में टाइम की शॉर्टेज हो सकती है, टाइम की कमी हो सकती है। तो जो साइज़ है आंसर की, वो एक तरह से एक बैलेंस्ड होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, आपके 2 मार्क्स के आंसर जो होते हैं, लगभग 2 मार्क्स के जो क्वेश्चंस हैं, उनके आंसर 1 वर्ड से लेके 2 लाइन्स तक हो सकते हैं। 1 वर्ड से लेके 2 लाइन्स तक। उसके बाद में आपके जो 4 मार्क्स के आंसर हैं, 4 मार्क्स के आंसर आपके लगभग 40 वर्ड्स के होने चाहिए। तो एक लाइन में 6 से 5 से 7 के बीच में वर्ड्स आ जाते हैं। तो आप आंसर शीट की 5-6 लाइन्स में इस आंसर को लिखिए, जो 4 मार्क्स के और 40 वर्ड के। मैं आपको एग्जाम्पल्स दे रहा हूँ क्लास 12th की इंग्लिश से। तो क्लास 12th में इंग्लिश के जो क्वेश्चंस आते हैं 4 मार्क्स वाले, तो उन्हें आप 40 वर्ड्स में उन्हें आंसर करना होता है, 5 से 6 लाइन्स में उन्हें क्लियर करिए। 7 मार्क्स के जो आंसर हैं वो 80 वर्ड्स उनकी वर्ड लिमिट होती है, तो उनको आप करिए 12 से 13 लाइन के बीच में। अब इसमें से 11 से 12 लाइन भी हो सकती हैं। इतनी लाइन्स आपको ज़रूर लिखनी है और 2 पेजों में आएंगी ये लाइन्स। 10 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कि आपका ऐसे होता है, ऐसे आपको लिखना है या पैराग्राफ लिखना है, तो वो लगभग 120 वर्ड्स का होता है। तो उसमें आपके जो वर्ड लिमिट होनी चाहिए वो 17 से 20 लाइन्स की होनी चाहिए और इसमें लगभग 2.5 पेज का इस्तेमाल होना चाहिए। फ्रेंड्स, इसके बाद आती है कि प्लीज़ आंसर ऑल द क्वेश्चंस। कोई भी क्वेश्चन आप छोड़िए मत। क्यों? कि हमारे यहाँ भी आजकल सीबीएसई का पैटर्न फॉलो किया जा रहा है। आपकी अटेम्प्ट के लिए, आपके क्वेश्चन को आंसर करने के भी नंबर होते हैं। 1 नंबर तो आपको कम से कम मिल ही जाएगा अगर आप उस क्वेश्चन के ऊपर उससे रिलेटेड कोई भी बात 1-2 लाइन लिख देंगे। तो किसी भी क्वेश्चन को अनअटेम्प्टेड यानी बगैर आंसर किए मत छोड़िए। बात आती है जहाँ तक एमसीक्यूज़ की, तो फ्रेंड्स एमसीक्यूज़ पहले 20 क्वेश्चन लगभग एमसीक्यूज़ होते हैं। एमसीक्यूज़ के लिए कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं, यानी आपका एमसीक्यू गलत हो जाए तो आपके नंबर उसमें नहीं कट रहे। तो आपको एक ऑप्शन देना है, तो हर एक एमसीक्यू का आंसर करिए, चाहे वो आपको आता है चाहे आपको नहीं आता है। अगली बात आती है फ्रेंड्स टाइम मैनेजमेंट की, कि जिन बच्चों ने अच्छी तैयारी की है और जो बच्चे आंसर अच्छा देना चाहते हैं, उनके सामने प्रॉब्लम आती है कि टाइम को किस तरह से मैनेज करें। अक्सर उनके क्वेश्चन पेपर्स पूरे नहीं हो पाते, टाइम ख़त्म हो जाता है। तो इसके लिए एक बड़ा सिंपल तरीका है हमारे पास फ्रेंड्स, कि टोटल जो टाइम होता है बोर्ड का वो 3 घंटे 15 मिनट होता है, जिनमें से 15 मिनट हैं आपके क्वेश्चन पेपर को पढ़ने के लिए। तो आपके पास कितने बचे? आपके पास बचे फिर 3 घंटे। इसका मतलब है 180 मिनट्स फॉर राइटिंग दी एग्ज़ाम लिखने के लिए। अब आप 15 मिनट इसमें से निकाल लीजिए कि वो आप कंटिजेंसीज के लिए यूज़ करेंगे। अगर कभी कभी गड़बड़ हो जाती है, कोई क्वेश्चन हमारे आंसर छूट जाता है, हमारा पेन ख़राब हो जाता है, कोई भी कई तरह की दिक्कतें आपको आ सकती हैं। तो इसके लिए आपके पास में अगर 10 से 15 मिनट होंगे तो आप उसे मैनेज कर पाएंगे। दूसरा क्या होता है, कभी कभी क्वेश्चन पेपर बँटने में टाइम की गड़बड़ हो जाती है, लेट हो जाता है और कोई एग्जामिनर जल्दी छीन लेता है। तो ये 10 से 15 मिनट इस काम में आपके आ सकते हैं। और अगर कोई परेशानी ना हो तो आप 10 से 15 मिनट बैठ के आराम से लास्ट में अपनी आंसर शीट को रिवाइज कर सकते हैं। तो 15 मिनट कंटिजेंसीज को निकालने के बाद में आपके पास बचते हैं 165 मिनट और आपका 100 नंबर का पेपर है। तो लगभग 1.65 मिनट बचते हैं 1 नंबर के लिए। तो इसके हिसाब से देखिए, फिर से मैं 12th क्लास इंग्लिश के क्वेश्चन पेपर का हवाला दे रहा हूँ, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। सेक्शन ए 15 मार्क का होता है, जो आपका रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन सेक्शन है। सेक्शन बी होता है 20 मार्क्स का, जो आपका राइटिंग सेक्शन है। सेक्शन सी ग्रामर 25 मार्क्स का होता है। सेक्शन डी लिटरेचर होता है 40 मार्क्स का। तो आप इनके मार्क्स के हिसाब से ही इनका टाइम डिवाइड कर लें। सेक्शन ए लगभग आपका आता है 25 मिनट में आपको ख़त्म कर देना है। सेक्शन बी
लगभग 35 मिनट आपको इसके लिए मिल जाएंगे। सेक्शन सी लगभग आपको 40 मिनट मिलेंगे और सेक्शन डी में आपको 65 मिनट मिलेंगे। टोटल मिला के ये इस तरह से आपके 165 मिनट पूरे हो जाते हैं। फ्रेंड्स, ये था कि आप किस तरह से आप अपने क्वेश्चन पेपर को आंसर करेंगे, किस तरह सीट लिखेंगे। मैं एक बार और मार्जिन्स के बारे में बता देना चाहता हूँ कि मार्जिन्स खींचने के लिए आप हमेशा 12 इंचेस के स्केल का इस्तेमाल करें, 12 इंचेस का स्केल इस्तेमाल करें। 6 इंची का स्केल ना लें क्योंकि वो छोटा होता है और आपको 2 बार लगाना पड़ेगा आंसर सीट में, जिससे कि आपकी लाइन्स, मार्जिन की लाइन्स टेढ़ी होने की संभावना है। फ्रेंड्स, अब मेरा वीडियो यहाँ पर ख़त्म होता है। एट द एंड ऑफ द वीडियो आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। प्लीज़ डू गुड एंड गेट बेटर मार्क्स। ओके, अब मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।